हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्यूशन पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अणु संख्य गुणधर्म। अणु संख्य गुणधर्म कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, इसके बारे में आप समझें। आपको पता होना चाहिए बिलियनों के वह गुण जो बिलियन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। उन्हें जो है अणु संख्य गुणधर्म कहते हैं। ठीक है ना। बिलियनों के वह गुण, बिलियनों के वह गुण जो बिलियन की निश्चित मात्रा में, वह गुण जो बिलियन की निश्चित मात्रा में, ठीक, निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों, उपस्थित विलेय के कणों मीन्स पार्टिकल। अब विलेय के कण कौन से हो सकते हैं, जैसे अणुओं एवं आयनों। ये जो हो सकते हैं अणुओं एवं आयनों, क्योंकि जो विलेय होता है वो अणु और आयनों के रूप में क्या होता है, घुला होता है। ठीक है ना। की संख्या पर निर्भर करते हैं, कि संख्या पर निर्भर करते हैं। वे अणु संख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है ना। ये अणु गुण संख्य धर्म कहलाते हैं। एक चीज़ इसमें आती है कि जो ये इस प्रकार के जो कण होते हैं, ये विलेय के कणों की प्रकृति और उनके संगठन और संरचना पर निर्भर नहीं कर सकते हैं। तो नोट एक चीज़ लिख सकते हैं अपन कि जो अणु संख्य गुणधर्म, ठीक है, अणु संख्य गुणधर्म विलेय के कणों की प्रकृति, विलेय के कणों की प्रकृति, ठीक है ना, ठीक, नेचर, ठीक, नेचर, प्रकृति, उनके संगठन मीन्स कंपोजिशन, संरचना पर निर्भर नहीं करती। उनके संगठन एवं संरचना पर निर्भर नहीं करते हैं। यानी जो अणु संख्य गुणधर्म है, इनकी एक विशेषता ये है कि ये जो होते हैं वो विलेय के कणों की प्रकृति पर और संगठन और संरचना पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक। अब बात आती है कि जो बिलियनों के प्रमुख अणु संख्य गुणधर्म, प्रमुख अणु संख्य गुणधर्म, ठीक है ना। अणु संख्य गुणधर्म जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो प्रमुख जो होते हैं, पहला जो होता है वो होता है आपका परासरण दाब। क्या होता है, परासरण दाब। परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। दूसरा होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। तीसरा जो इसका गुण होता है वो होता है
क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन। ये जो फोर्थ होता है वो होता है आपका हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। ये 4 जो है प्रमुख अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं। इन अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ने से पहले 2-3 चीज़ें आप समझ लीजिए, ठीक, जिसमें आती है अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली होती क्या है उसके बारे में समझिए। ये है अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली, इसको समझना जरूरी है। सेमीपर मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक। तो ये होती क्या है उनके बारे में अपन समझते हैं। यानी वह झिल्लियाँ जो अपने छिद्रों में से होकर विलयनों में उपस्थित केवल विलायक के अणुओं को ही जाने देती हैं। वह झिल्लियाँ यानी मेम्ब्रेन जो अपने छिद्रों में से होकर केवल जो है विलायक छिद्रों में से होकर विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित केवल विलायक मीन सॉल्वेंट के अणुओं को जाने देती हैं तथा विलेय के अणुओं को नहीं, ठीक है ना, विलेय के अणुओं को नहीं, या कहने चाहिए कण कह दो इसको, कण, विलेय के कणों को नहीं मीन्स पार्टिकल को नहीं जाने देती हैं। अर्धपारगम झिल्लियाँ कहलाती हैं। अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहलाती हैं। मतलब सीधी सी बात है कि जो विलयन होता है उस विलयन में आपके जो विलयन जो बनता कैसे है उसको 1 मिनट समझो पहले। ये आपका विलेय है प्लस विलायक है इक्वल टू विलयन। तो क्या होता कि जो झिल्लियाँ होती हैं ये केवल विलायक के कणों को जाने देती, इनके कणों को जाने देती हैं और इनके कणों को नहीं जाने देती हैं। तो ये सी झिल्लियाँ अर्धपारगम झिल्लियाँ कहलाती हैं, ठीक। क्या कहलाती हैं? अर्धपारगम झिल्लियाँ कहलाती। जैसे एग्जाम्पल फॉर्म में हम समझ सकते हैं, ये चीज़ है, ये देख लीजिए, ये अर्धपारगम झिल्ली लगा दो इधर बीच में, ठीक है ना, ये अर्धपारगम झिल्ली लगा दी हमने, ठीक। ये इधर ये आपका ये विलायक है, ठीक है ना, ये आपका विलेय है। तो जो विलायक के कण हैं इसको क्या करती हैं, ये जाने देते हैं, इसको ये इधर गमन करते हैं और इसको उस साइड नहीं जाने देते हैं। अर्धपारगम झिल्लियाँ, जो अर्धपारगम झिल्लियाँ होती हैं, जैसे इसमें आती है आपकी अंडे की झिल्ली, बकरे का आमाशय और चर्मपत्र कोशिका झिल्ली, ठीक है ना। जैसे हम आपको बता चुके हैं अंडे की झिल्ली यानी एग मेम्ब्रेन अंडे की झिल्ली, ठीक। दूसरी हमने बताई थी आपको
जो है बकरे का आमाशय, बकरे का आमाशय उसमें जो पाई जाने वाली झिल्ली होती है जिसको ब्लैडर बोलते हैं। चर्मपत्र, कोशिका झिल्लियाँ, चर्मपत्र पार्चमेंट पेपर होता है, कोशिका झिल्लियाँ, कोशिका झिल्लियाँ इसको सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। ये सारी की सारी प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करते हैं। ये जो किसकी तरह करते हैं? प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करते हैं, झिल्ली की तरह कार्य करते हैं। एक होता है आपका जो है कॉपर फेरोसाइनाइड, ये होता है कॉपर फेरोसाइनाइड। दूसरी होती है कॉपर फेरोसाइनाइड। ये कॉपर जो फेरोसाइनाइड होता है इसका सूत्र जो होता है Cu2Fe, ये होता है Cu2Fe Cn का होल 6। ये जो इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है ये जो है कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली होती है। कैसी होती है ये? कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली, कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली इसकी तरह ये क्या करती है? व्यवहार करती है। ठीक है ना? तो ये बात होती है। अब अपन पढ़ते हैं परासरण। क्योंकि परासरण दाब से पहले हम परासरण के बारे में पढ़ते हैं। परासरण क्या होता है? ये है परासरण, ऑस्मोसिस। ये होता क्या है इसके बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। एक्चुअली में यदि शुद्ध विलायक एवं विलयन को एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हम क्या करते हैं? अलग करते हैं, तो उसमें जो विलायक के अणु होते हैं उस अर्धपारगम झिल्ली को क्या कर देते हैं? पार कर जाते हैं, यानी विलयन की ओर चले जाते हैं। तो इस पूरी क्रिया को परासरण कहते हैं। इसको एक चित्र के द्वारा अपन समझते हैं। जैसे ये चित्र है आपका, देखो आप, ये चित्र है। इसको हमने जो है इसको अर्धपारगम झिल्ली, ये हमने क्या लगा रखी है? ये अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली सेमीपर मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा? इसमें क्या करते हैं? इसको हम ये अब बेटा इसमें क्या है? ये जो है इस साइड जो है, इस साइड आपका जो है तनु विलयन है। क्या है? तनु विलयन, तनु विलयन। और इस साइड आपका है सांद्र विलयन, सांद्र विलयन। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है? जो तनु विलयन होता है उसमें जो है विलय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा कैसी होती है? अधिक होती है, यानी विलायक की उच्च सांद्रता। इसमें क्या होगी? विलायक की उच्च सांद्रता होगी, उच्च सांद्रता होगी। ठीक बेटा? और जो है विलय की क्या होगी? निम्न, विलय की कम सांद्रता, या इसको अपन कह सकते हैं विलय की कम सांद्रता, या विलय की कम सांद्रता, विलय की कम सांद्रता। ठीक है? तो अब इसमें क्या होता है? ऑस्मोसिस की क्रिया में क्या होता है कि जो विलायक के जो कण होते हैं वो किसकी ओर चले जाते हैं? इस सांद्र विलयन की ओर क्या करते हैं? गमन करते हैं। ठीक है ना? यदि शुद्ध विलायक एवं विलयन को एक अर्धपारगम झिल्ली द्वारा क्या करते हैं? हम पृथक करते हैं या अलग करते हैं, तो विलायक के जो अणु होते हैं वो अर्धपारगम झिल्ली के छिद्रों से होकर विलायक की तरफ चले जाते हैं।
तो इस क्रिया को ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी कहने का मतलब जो है इस तनु विलयन से किसकी ओर जाएंगे, सांद्र विलयन की ओर, विलायक के अणु, ठीक है ना। तो ये जो प्रवाह हो रहा है ये कहलाएगा विलायक के अणुओं का प्रवाह, विलायक के अणुओं का प्रवाह मीन्स फ्लो, यानी तनु से सांद्र की ओर जाते हैं। यानी अधिक, जहाँ अधिक विलायक होता है ना तो जो है किसकी ओर जाते हैं, जहाँ कम विलय होता है उसकी ओर जो है यानी तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन होता है। तो इसको परासरणिक क्रिया को अपन समझ लेते हैं। ये क्या है, होती क्या है, यानी यदि शुद्ध विलायक एवं विलयन को यदि शुद्ध विलायक एवं विलयन को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग मीन्स पृथक किया जाता है, तो विलायक के अणु अर्ध पारगम्य झिल्ली के छिद्रों में से होकर विलयन की तरफ चलने लगते हैं। तो झिल्ली के छिद्रों में से होकर विलायक की तरफ से विलयन की तरफ क्या होते हैं, चलने लगते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। या सीधे वे में इसको समझें तो वो सीधी बात है कि जो तनु विलयन होता है, तनु यानी विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक से विलयन की तरफ चलना, या इसको संक्षिप्त भाषा में ये कह सकते हैं कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर या सांद्र विलयन की तरफ स्वतः प्रवाह को परासरण कहते हैं। यानी ये आप इस फिगर में अगर आप समझें तो ये जो तनु विलयन है वो इस साइड सांद्र विलयन भरा हुआ है, बीच में आपने सेमी पर मेम्ब्रेन लगा दी है। तो जो विलायक के कण हैं ये जो है इधर से और इस साइड जाने लगेंगे। तो इस क्रिया को परासरण की क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होता है उसके बारे में अपन समझते हैं। ये परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, इसको हम जो है एक चित्र के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही हम बात करते हैं एक चित्र बनाते हैं, इसको चित्र बनाइए आप।
ये आपने जैसे इस तरह से चित्र बनाया, यहाँ पर 2 पिस्टन लगा देते हैं। ये 2 पिस्टन अपन लगा देते हैं, ठीक है ना, ये 2 पिस्टन लगा दिए, ठीक। अच्छा, इसमें क्या है, ये बीच में जो है हम क्या कर देते हैं, एक मेम्ब्रेन लगा देते हैं, सेमी पर मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली। अब इसमें क्या करते हैं, इस झिल्ली में जो है ये एक हमने भर लिया आपका जो है H2O मीन्स जल। ये जो जल है ये विलायक है, ठीक है ना। और इस साइड जो है हमने विलयन भरा, विलयन। अब क्या होगा, ये इस साइड विलयन है और इस साइड जल है। अब होता क्या है कि जैसे परासरण की जो क्रिया में होती है कि जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की, या विलायक की जो उच्च सांद्रता है उससे जो है विलायक की निम्न सांद्रता की ओर गमन होता है, ठीक है ना। यानी जो है तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर सुता प्रवाह होता है। तो यहाँ से जो विलायक के कण हैं, ये जो विलायक है, ये जो है इस विलयन की ओर जाएंगे, क्योंकि ये सांद्र है, तो सॉरी ये तनु है, तो तनु से कहाँ की ओर जाएंगे, सांद्र की ओर। तो जब जाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, ठीक है ना। तो ये पिस्टन क्या होगी, उठेगी, ये पिस्टन उठेगी आपकी, ये इस तरह से ये पिस्टन उठेगी। तो यहाँ पर एक दाब लगेगा, ये दाब लगेगा, तो ये जो दाब कहलाएगा P कहलाएगा। तो ये क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। यानी इसको सीधी सीधी समझे कि एक पात्र को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, एक पात्र को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, एक पात्र को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जाता है, 2 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है ना, किया जाता है। एक भाग में शुद्ध विलायक, एक भाग में शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, ठीक है ना, तथा दूसरे भाग में विलयन भर देते हैं, तथा दूसरे भाग में विलयन भर देते हैं, ठीक है ना, विलयन भर देते हैं। दोनों भागों पर एक पिस्टन लगा रहता है और दोनों भागों पर एक पिस्टन लगा रहता है, जैसा कि ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, लगा रहता है, लगा रहता है। अर्धपारगम झिल्ली से होकर जैसे ही अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली से होकर जैसे ही विलायक का प्रवाह, जैसे ही विलायक का प्रवाह विलयन की ओर होता है, विलयन की ओर होता है, विलयन वाला पिस्टन ऊपर उठने लगता है, विलयन वाला
पिस्टन ऊपर उठने लगता है। परासरण की इस क्रिया को रोकने के लिए परासरण की इस क्रिया को रोकने के लिए विलयन की सतह पर पिस्टन के द्वारा विलयन की सतह पर पिस्टन के द्वारा जो बाहरी दाब लगाया जाता है, जो बाहरी दाब लगाया जाता है उसे विलयन का परासरण दाब कहते हैं। उसे विलयन का परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, मतलब इसको जैसा कि हमने इस प्रैक्टिकल में प्रयोग में बताया है कि ये हमने इस तरह से कंटेनर लिया, इस कंटेनर में बीच में हमने अर्धपारगम झिल्ली द्वारा इसको बंद कर दिया। इस वाले पिस्टन की ओर हमने H2O जल लिया जो कि शुद्ध विलायक है। इस साइड हमने विलयन लिया, यानी इसमें पानी भी होगा और विलेय भी होगा। फिर क्या होता है, ये जो विलायक के जो अणु हैं, कण हैं, ये विलयन के कण की ओर क्या होने लगते हैं, प्रवाह करने लगते हैं, गमन करने लगते हैं। तो जब यहाँ से इस के जो छिद्रों के द्वारा यहाँ से ये जल इसमें जाएगा तो ये पिस्टन ऊपर उठने लगेगी। तो ये जब उठने लगेगी तो ये उठेगी ऊपर, ये पिस्टन क्या होगी, ऊपर उठेगी। ये पिस्टन ऊपर उठेगी तो एक प्रकार का बाहरी दाब लगेगा। इस बाहरी दाब को परासरण दाब कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, परासरण दाब। यानी कहने का मतलब ये है किसी विलयन का परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो परासरण की क्रिया को रोक देता है। ठीक है ना, तो इसको इस तरह से, और ये बात तो समझ में आ गई होगी। चलो इसको साफ करके फिर देखते हैं इसमें। यानी इसको अपन ऐसा कह सकते हैं, अतः किसी विलयन का परासरण दाब, अतः किसी विलयन का परासरण दाब, ठीक है ना, किसी विलयन का परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है। उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है। ठीक है ना, जो परासरण की क्रिया को रोक देता है, जो परासरण की क्रिया को रोक देता है। ठीक है ना, ये परासरण दाब कहलाता। जैसा कि आप लोगों को हमने बताया था कि ये पिस्टन है, ये पिस्टन बताई थी हमने, और ये जो है उठ रही थी पिस्टन, तो ये इस बाहरी दाब लग रहा तो ये द्रव स्थैतिक दाब जो इसके परासरण की क्रिया को क्या करता है, रोकता है, तो उसके क्या होता है, बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि परासरण दाब बराबर द्रव स्थैतिक दाब। परासरण दाब बराबर द्रव स्थैतिक दाब, इसके ये बराबर होगा। ठीक है ना, तो P बराबर का हो जाए HDG। ठीक है, D जो होगा वो क्या होगा, घनत्व होगा। ठीक है ना, तो इसको डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते, डाइन प्रति सेंटीमीटर
स्क्वायर, इस तरह से इसको कर सकते हैं। P जो है जो H ऊंचाई तक उठा था, D घनत्व है और द्रवस्थितिक दाब के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं इसमें जो परासरण दाब है, परासरण दाब का निर्धारण। तो परासरण दाब का निर्धारण करने के लिए 4-5 विधि हैं, उन विधि को अपन पढ़ते हैं। तो परासरण दाब का निर्धारण, परासरण दाब का निर्धारण करने की विधियां, यानी जिन विधियों द्वारा परासरण दाब का हम मापा जा सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं, वो जो विधि हैं वो कितनी हैं। वो नंबर 1 जो है आपकी जो विधि है फेपर विधि। कौन सी है? ये आपकी पेफर विधि, पेफर विधि। जो दूसरी जो इसकी विधि है वो है मोर्स तथा फ्रेजर विधि। फ्रेजर विधि। थर्ड जो है वो आपकी वर्कले तथा हार्डले विधि। वर्कले तथा हार्डले विधि। इसकी जो 4th नंबर की जो विधि है वो है डाउनसाइड टाउनसेंड की सारंध्र डिस्क। टाउनसेंड की सारंध्र डिस्क, ये एक विधि है। जो 5वीं इसकी जो विधि है वो द ब्राइस विधि है। ब्राइस विधि। ये जो परासरण दाब ज्ञात करने की ये 5 विधियां हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग लगातार पढ़ते रहिए और पिछली वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट का प्रयोग करते रहिए और कॉपी बनाते जरूर जाइए। परासरण के दाब की जो विधियों को अपन अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में पढ़ेंगे।